of you. Today we are going to discuss about the experiment which is done by J.J. Thomson. Okay, actually this experiment is done by J.J. Thomson and the name of the experiment is ratio of charge to mass of an electron which is indicated as E by m. एक्चुअली हमने इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? E by m, मतलब कि चार्ज टू मास रेशियो, और ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का। अपने ने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि जो अपना कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें जे.जे. थॉमसन ने और जो भी साइंटिस्ट थे वो सब लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके बाद अपने ने ये देखा था कि कैथोड से एनोड की तरफ एक रे आता है व्हिच इज कॉल्ड एज कैथोड, राइट? यहां तक देखा था। सेकंड अपने ने ये देखा था कि उसका जो चार्ज है वो कैसा है? नेगेटिव है। यहां तक अपने को इंफॉर्मेशन मिला था और अपने ने ये भी कुछ सुना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो डिवेट कर रहा था पॉजिटिव फील्ड की तरफ। जो चार्ज था एक्चुअली प्लस और माइनस में, उसमें पॉजिटिव की तरफ डिवेट कर रहा था, जिसकी वजह से अपने ने डिक्लेयर कर लिया था कि जो कैथोड रे आ रहा है वो कैसा है? नेगेटिव है। यहां तक अपने ने परफॉर्म किया था। अब जे.जे. थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट से वो एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर, बस थोड़ा सा माइनर चेंज है जिसको यहाँ पे डिटेली एक्सप्लेन किया है, ठीक है? और अभी अपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले ये एक्सपेरिमेंट अपने क्यों पढ़ रहे हैं इसका पहले रीजन जानते हैं। इसमें एक्चुअली चार्ज और मास ये दोनों का वैल्यू नहीं पता था। जे.जे. थॉमसन ने सबसे पहले जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसका रेशियो का वैल्यू अपने को पता था, मतलब कि चार्ज का वैल्यू पता था नहीं, मास का वैल्यू पता था नहीं, बट चार्ज बाय मास का वैल्यू अपने को पता था। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म करने के बाद आपको चार्ज बाय मास के वैल्यू का इंफॉर्मेशन मिलेगा। यानी ये एक्सपेरिमेंट से अपने को क्या मिलता है, ये एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल कंक्लूजन क्या है, और जे.जे. थॉमसन का जो कंक्लूजन था, रिजल्ट था, वो क्या था? द वैल्यू वी फाइंड आउट। बट ये उसने जो फाउंड किया है ये वैल्यू किसका है? ना चार्ज का है ना मास का, ये रेशियो है, एक्चुअली रेशियो का वैल्यू है। तो इंडिविजुअल चार्ज का और मास का वैल्यू वो अपने इसके बाद और एक एक्सपेरिमेंट सीखना है जिसका नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है? जब वो सीखेंगे तब अपने को उसके चार्ज की वैल्यू पता चलेगी, और जब चार्ज की वैल्यू पता होगी और ये वैल्यू अपने को पता होगी जो ये एक्सपेरिमेंट से अभी मैंने फाइंड किया, तो इन दोनों की मदद से फिर अपने को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलेगा। मतलब इस तरीके से पहले अपने ने ये फाइंड किया था इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कि जो कैथोड रे जो जा रहा था वो कैसा था? नेगेटिव। इतना इंफॉर्मेशन मिला था। सेकंड इंफॉर्मेशन अब ये एक्सपेरिमेंट से ये मिलने वाला है कि जो वैल्यू फाइंड आउट होगी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वो क्या है? E by m की वैल्यू। और जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उसमें अपने फाइंड करेंगे E की वैल्यू। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने एक एक करके कंफर्म करेंगे, यानी आपको पता चलेगा कि पूरा ये कैसे स्टेप इन लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है? तो आप देखो ये एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखने वाले हैं कि ये क्या दिख रहा है आपको? एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जैसा ही कुछ दिख रहा है ना? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये पूरा ग्लास ट्यूब है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ से यूं ऐसे आप देखोगे तो ये मेरा पूरा एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है? ये मेरा पूरा एक ऐसे ग्लास ट्यूब है, ओके? अब ये ग्लास ट्यूब के अंदर दो मैंने प्लेट रखे, डिस्क रखे, जिसमें एक को कैथोड बोला है और एक को एनोड बोला है। मैंने दोनों डिफरेंट कलर से मेंशन किया है, यानी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक को मैंने कैथोड इंडिकेट किया और एक को एनोड, ठीक है? और अब ये कैथोड जो है वो हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया है। हाई वोल्टेज बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, क्लियर? अब ये हाई वोल्टेज बैटरी से जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, एक कैथोड को और दूसरे प्लेट को मैंने डिस्क या प्लेट जो आपको वर्ड यूज करना है उसको मैंने एनोड से कनेक्ट कर दिया। अब आप ये नोट डाउन करो, जैसे मैं उसको हाई वोल्टेज बैटरी दूंगा तो ये क्या होगा? वापस सेम अपना ओल्ड फिनोमिना जो उसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, कैथोड में से कुछ बंच ऑफ, मतलब बीम ऑफ रेज, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, पूरे बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, बीम ऑफ रे बोलो, वो निकल रहा था, राइट? और अपने ने यहाँ पे एनोड के यहाँ पे एक स्लिट कर दिया था, मतलब कि एक होल कर दिया अपने ने, ताकि वो रे जो है वो सीधा सीधा निकल के कहां से पास होगा? सीधा पास होगा और कहां जाएगा? यहाँ पे। ये क्या है?
ये जो है अपना ये क्या है, जिंक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी बोलते हैं, ठीक है इसको ZNS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन बोलो, फोटोफॉस्फोरेट स्क्रीन बोलो या फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलो, जो भी है। तो ऐसा एक अपने ने यहाँ पे वो स्क्रीन भी रख दी है, ठीक है। और ये पूरा एक्चुअली पैक है और इसके अंदर जो गैस फिलअप था, एक्चुअली इसके अंदर जो गैस फिलअप था उसको अपने ने वैक्यूम से विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम से अपने ने क्या कर दिया, उसका प्रेशर भी बहुत ही लो कर दिया। यानी कि आप नोट डाउन करो, जो उसके पूरा पहले वाला एक्सपेरिमेंट था वो और ये बहुत ही सिमिलर हुआ, ठीक है, जस्ट उसका थोड़ा सा शेप अपने ने चेंज किया हुआ है। अब ये एक्सपेरिमेंट में और वो एक्सपेरिमेंट में अपने ने क्या सीखा, यहाँ पे अपने को डेरिवेशन सीखना है, वहां पे अपने ने उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक सीख ली थी, राइट। तो अब ये जो कैथोड रे आ रहा था एक्चुअली यहाँ से इससे अंदर से पास होते हुए ये जो सिग्नल निकला, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, आप नोट डाउन करो, एक प्लेट रखा है, ठीक है, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा प्लेट है उसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से इसको आप क्या कर सकते हो, बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, बैटरी से कनेक्ट कर दो। चलो सपोज एक एग्जांपल मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये अपना प्लस ये अपना माइनस। तो इस तरीके से जैसे मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो वहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अलग कलर से इंडिकेट करवाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव प्लेट है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, नेगेटिव प्लेट इंडिकेट कर दिया। क्लियर हुआ, यहाँ पे सब नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी से इसको कनेक्ट किया, यानी ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। क्लियर। मैंने इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी आपको यही सिखाया था कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्रिएट करोगे तो क्या हो रहा था, वो डिविएट हो रहा था, राइट। तो वो जो डिविएट हो रहा था वो कितना डिविएट हो रहा है और उसको अगर मैं स्ट्रेट करूं तो कैसे करूं, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ने ये देखा था कि उसमें चेंज आता है, तो वो चेंज को भी अपने को इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही डिटेली स्टडी करना। और with the help of that change and with the help of this electric and magnetic field we have to derive some formula and find out the value of E by M. Clear? तो अब मैं स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट को मैं समझा रहा हूँ कि ये जो रे आया था वो रे एक्चुअली क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो आप नोट डाउन करो कि यहाँ से ऐसे चेंज आ गया। तो ये जो चेंज आया, ये जो डेविएशन हुआ, ऐसा जो बेंडिंग हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि अपने को पता था कि जो कैथोड रे आ रहा है वो कैसा है, नेगेटिव है। वो कैसा है, नेगेटिव। तो वो तुरंत किस तरफ मूव किया उसने, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो वो डिविएट हो गया। क्लियर हुआ? यहां तक आपको सबको समझ में आया? तो आप यहाँ पे नोट डाउन करो इसको। अभी अपने को ऐसा समझना है कि ये अपना प्लेट था, क्लियर हुआ, ये अपना प्लेट था, राइट, और यहां पे सब पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव है, ठीक है, और यहां पे मैं इसको अलग कलर से मेंशन करता हूं, आपको पता चले, और यहां पे सब नेगेटिव है। यहां तक ओके? एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। और आपने ने ये देखा था कि यहां से ये जो एरिया है अपना, ये जो एरिया है, ऐसा समझो कि ये वाला एरिया, ठीक है, जहां तक ये इसके प्रेजेंस में रहता है, ठीक है, इतना एरिया जो, तो यहाँ पे जब तक वो एंटर नहीं कर रहा है तब तक वो कैसा है, स्ट्रेट है, राइट। तो यहाँ से जो आ रहा है कैथोड में एक्चुअली वो स्ट्रेट है, बट जैसे एंटर हो रहा है अभी भी वो स्ट्रेट ही है, बट धीरे धीरे वो बेंड होगा, जैसे कि यहाँ तक स्ट्रेट है। अब उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हो कि उसमें कोई ऐसे चेंज आ रहा है, मतलब कि बेंड हो रहा है। तो ये जो बेंड हो रहा है, ठीक है, वो बेंडिंग फिनोमेना क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। यहां तक क्लियर? अब ध्यान से देखना, अपने क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया तो बेंडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ। अब जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, गाइस वापस बता रहा हूं, नोट डाउन करिएगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये जो नॉर्थ और साउथ जो पोल है वो गलत दिया हुआ है, तो आप उसको पहले सुधार देना। अगर आप नहीं सुधारोगे तो उसका पूरा डायरेक्शन जो फिनोमिना अभी अपने परफॉर्म कर रहे हैं उसका पूरा ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए पहले इसको आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे अपने ने मैग्नेटिक फील्ड मतलब वहां पे बार मैग्नेट इंट्रोड्यूस किया, तो नॉर्थ और साउथ वहां पे रखा, तो क्या हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ रखते ही आप क्या देख सकते हो कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसे जाएगा, ठीक है,
वो कैसे जाएगा? आपने ने पहले ही पढ़ा हुआ 10th स्टैंडर्ड में, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां जाता है? नॉर्थ टू साउथ। कहां से कहां जाता है? नॉर्थ टू साउथ। क्लियर हुआ? तो नॉर्थ टू साउथ ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और अपना जो इलेक्ट्रॉन का कैथोड रे है वो डायरेक्शन जा रहा है यूं, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है यूं, मतलब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अपने को पता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है अपना, ठीक है, अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो अप्लाई होता है वो किसके लिए होता है? वो ये जो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में किसके लिए लगता है? फॉर पॉजिटिव चार्ज। किसके लिए लगता है? फॉर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? बट यहाँ पे जो अपना कैथोड रे जो आ रहा है, कैथोड रे जो आ रहा है वो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स ऊपर की तरफ रख रहा है तो नेगेटिव के लिए ऑफ कोर्स कैसा होगा? डाउनवर्ड्स। क्लियर? तो ये क्या होता है कि ये जो अपवर्ड की तरफ बेंड हुआ था वो रे को वो नीचे लाता है, ठीक है, वो क्या करता है? नीचे लाता है। मतलब ये जो ऐसा बेंडिंग एंगल है उसको बहुत ही धीरे धीरे, मतलब अपने स्ट्रेट, मतलब वो उसको स्ट्रेट डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। क्लियर हुआ? और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा वो लेस डिविएट होगा, मतलब कि स्ट्रेट आता है। क्लियर हुआ? वापस बता रहा हूं आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को मैं अगर इंक्रीज करता हूं तो मेरा जो कैथोड रे था, एक्चुअली जो मतलब रे आ रहा था, ठीक है, जो रे है वो क्या होगा? डिविएट होगा। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो रे था मेरा वो कैसा है? नेगेटिव, जिसके वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा डिविएट करेगा, मोर। ये जो है वो क्या इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज सिंबल, जो अपवर्ड वाला सिंबल है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये आपको कांसेप्ट समझ में आया। बट अगर मुझे ये इफेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बढ़ने की वजह से ये जो डिविएट हुआ, ये वाले इफेक्ट को मुझे अगर नलिफाई करना है, ठीक है, नलिफाई करना है, तो मुझे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, ये जो मैं मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड का जब मैं मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का जब मैग्नीट्यूड मैं बढ़ाऊंगा तो ये जो डेविएशन हो रहा था वो क्या होने लगेगा? लेस डेविएट हो जाएगा। और लेस डेविएट होने के बाद अगर मैं मोर इंक्रीज करूंगा तो ये लेस डेविएट जो है वो कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो मेरा डेविएशन हो रहा था कैथोड रे, अगर मुझे उसको स्ट्रेट लाना हो तो मैं क्या करूंगा? मैग्नेटिक फील्ड का मेरा जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको मैं इंक्रीज कर दूंगा, जिसकी वजह से जो मेरा कैथोड रे है वो स्ट्रेट आएगा। और ये अब स्ट्रेट हो गया है, धीरे धीरे वो स्ट्रेट हो गया है। कैसे पता चलेगा? ये जो यहाँ पे फोटोफॉस्फोरेट स्क्रीन पे जो ग्लोनेस आ रही थी, ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर एकदम सेंटर पे आ जाएगी। तो इससे ही अपने को पता चल रहा है कि वो धीरे धीरे स्ट्रेट आ गया। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको समझ में आया? और जब स्ट्रेट होता है मतलब कि इसका इंफॉर्मेशन क्या अपने को समझ में आया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट है इसका मतलब अपने को, अरे सॉरी, ये जो कैथोड रे है वो एकदम स्ट्रेट है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर टाइप। तो अपने को कैसे पता चलेगा? अब वो जो फिनोमेना उस समय में क्या सिचुएशन होगा, वो सिचुएशन अपने को ये बता रहा है कि आप जरा ध्यान से देखना। ये सिचुएशन अब अपने को ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है, ठीक है, वो और मैग्नेटिक फील्ड के तरफ से, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो दोनों कैसे हो गए? इक्वल। वो दोनों कैसे हो गए? इक्वल। क्लियर हुआ? जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जो कैथोड रे है वो अपना स्ट्रेट ट्रैवल करेगा, बाकी वरना या तो अपवर्ड बेंड होगा या तो डाउनवर्ड बेंड होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक में भी इंक्रीज या डिक्रीज आया
मतलब डिविएशन हो जाएगा। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस समय में जो अपना कैथोड रे जो ट्रैवल कर रहा था वो कैसा आएगा, एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करेगा। यहाँ तक क्लियर सबको आया, आपको यहाँ तक समझ में? अब अपने ये सब इंफॉर्मेशन को रखते हुए अब इसका अपने डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। चलो अपने देखते हैं कि इसको डिराइव कैसे करें। ये सब इंफॉर्मेशन को रखते हुए अपने इसको डिराइव कैसे करें। गाइस मैं यहाँ पे भले मैं इसको रफ कर रहा हूँ बट आप ये सब चीज को नोट डाउन करके रखिएगा, यही आपको थियरी में पॉइंट्स बन के काम आएंगे। ठीक है, तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि अब अपने ने इसमें क्या सीखा। अब आप नोट डाउन करिएगा यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन, अभी आफ्टर डिटेल स्टडी अपने को क्या पता चला, अगर जब कैथोड रे स्ट्रेट आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, वो क्या है? F इज इक्वल टू क्या लगेगा यहाँ पे? E इनटू E। यहाँ पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का E और उसका किस पे लग रहा है? वो चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का E मल्टीप्लाई बाय E, E यानी चार्ज। वैसे अब इसको मुझे स्ट्रेट करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या लग रहा है? ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, यानी आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। क्लियर हुआ? E इज इक्वल टू E इनटू E। वैसे अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड जानना है, तो उसके लिए जो फोर्स लग रहा था FB, वो कितना लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा? यहाँ पे V मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जितना अपने ने अप्लाई किया वो स्ट्रेंथ की वैल्यू, चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिस पे लग रहा है वो चार्ज ऑफ मतलब एक कैथोड रे का चार्ज, प्लस उसकी वेलोसिटी, प्लस उसकी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी किसकी? ये जो रे ट्रैवल कर रहा है, एक्चुअली जो चार्ज अपना ट्रैवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की स्ट्रेंथ अपने को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा डिबेट हो रहा है, मतलब आपको पता है वो वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट अपने वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का भी आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आप जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा वो वापस डिविएट कम हो रहा था, राइट? तो ये दोनों वैल्यू कैसा है अपने पास? नोन है। ठीक है, तो जब अपने विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यू अपने ये जब दोनों इक्वल होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू, ये कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है और ये स्मॉल e चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का B, ठीक है, और ये जो चार्ज है वो वापस E और उसकी जो वेलोसिटी है वो V। ठीक है, अभी अपने पास क्या सेम है? E वैल्यू जो है वो सेम था, यानी वो कट हो गए। तो अब अपने फाइंड करना है V। तो अपने वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको डाउनवर्ड लाऊंगा या इसको डाउनवर्ड लाऊंगा। ठीक है, E by B। तो with the help of this known value of E and B we can find out the velocity of that ray। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज्ड पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को अपने इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये बहुत ही छोटा सा और मेन कांसेप्ट है जिसके बेस पर अपने आगे पूरा बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपने कि जो अपना चार्ज प्लेट था वो क्या कहना चाह रहा था। चार्ज प्लेट अपना इस तरीके से था, ऊपर सब पॉजिटिव, क्लियर हुआ, और मैं अब उसको नीचे की तरफ बना देता हूं नेगेटिव। ठीक है, नीचे की तरफ मैंने बना दिया नेगेटिव। इस तरीके से मेरे पास दो प्लेट, क्लियर हुआ, एक पॉजिटिव प्लेट था और एक नेगेटिव प्लेट। और आप देख रहे थे कि यहां से जो रे आ रहा था एक्चुअली वो स्ट्रेट आ रहा था, उसके बाद यहां से ऐसे बेंड हो रहा था, एक्चुअली उसको जाना चाहिए था यहां। क्लियर? और ये कब ऐसा जाता है? जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करूंगा तब। तो ये मेरा ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्स एक्सिस एक तरीके से, और ये जो डिस्टेंस मतलब कि कितना डिविएट हुआ, एक्चुअली कितना डिविएट हुआ उसको मैं y एक्सिस बोल सकता हूं, मतलब y बोल सकता हूं। ठीक है, मतलब कि ये जो मेरा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा x एक्सिस है। ठीक है, और x एक्सिस में t टाइम पे मेरा एक्चुअली जो चार्ज पार्टिकल था वो ट्रैवल कर रहा था विद v वेलोसिटी, विद v वेलोसिटी।
अब मैं आपको वापस एक चीज सब कुछ रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया है। पहले दो प्लेट बनाए थे, एक का पॉजिटिव चार्ज था, आप यहाँ देख सकते हो, दूसरे का नेगेटिव चार्ज, और ये जो लाइन कैथोड रे जो चार्ज पार्टिकल्स मेरे आ रहे थे वो ये रहे, यहाँ तक वो स्ट्रेट आ रहे हैं और उसके बाद वो बेंड हो रहा है। तो ये जो बेंड हो रहा है वो ये रहा। तो कितना बेंड हुआ एक्चुअली, कितना बेंड हुआ, ये कितना डिवेट हुआ वो मुझे जानना है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, y। क्लियर हुआ? और ये कितनी स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, ये जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है, और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कौन से टर्म को लाऊंगा, वेलोसिटी। तो ये कितने स्पीड में ट्रैवल कर रहा है एक्चुअली, कितने डिस्टेंस तक उसने ट्रैवल किया, दैट इज x, कितने टाइम में ट्रैवल किया, दैट इज t। आपको यहाँ पे सारे पैरामीटर समझ में आ गए? तो सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। ठीक है, अब अपने इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो क्या होगा, जब तक वो बेंड नहीं होगा, मतलब इसके अंदर एंटर नहीं हुआ, तब तक तो उसके फील्ड का प्रेजेंस नहीं आएगा, और जब तक फील्ड का प्रेजेंस नहीं आएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, राइट। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यहाँ पे जीरो। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हो गई जीरो। क्लियर? यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब अपने पास दो वैल्यू अपने को फाइंड करना है यहाँ से। कौन सी वैल्यू? पहली बात तो ये देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो F था, F की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लग रहा था, जो डिविएट हो रहा था, जो ऊपर की तरफ उसको फोर्स लग रहा था एक, ठीक है, और उसको मेंटेन करने के लिए अपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे नीचे की तरफ, राइट। यहाँ तक आपको सबको समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, E into E, राइट, यहाँ तक ओके। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो था E into E। बट अब मुझे ये बताओ कि जैसे उसका डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब कि वो एंटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी में चेंज आता है, बट डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इसलिए मैं उसको स्पीड विद डायरेक्शन जब चेंज आता है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को भी रिलेट करना है, तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो फोर्स लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, वो किसकी वजह से लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा, उसके वजह से उसका जो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल हो रहा था वो क्या हो गया था, डिवेट हो गया, मतलब बेंड हो गया, मतलब कि उसमें चेंज आया, उसकी स्पीड में भी चेंज आया विद डायरेक्शन। तो वहां पे मैं क्या बोल सकता हूँ, F के जगह पे F इज इक्वल टू ma लिख सकता हूँ। तो ma को मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ, ma इक्वल टू E into E। क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पे नोट डाउन करो कि ये बहुत ही अपने को काम आने वाला है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, E/m into E। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको अभी अपने को यूज करना है। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन आया था और ये अब अपने को मिला है सेकंड इक्वेशन। क्लियर हुआ? ये अपना फर्स्ट इक्वेशन था और ये अब अपना सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से अपने ने दो टर्म अभी अपने ने दो की वैल्यू अपने को पता चली। एक इस तरीके से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन एंड नोन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द गिवन एंड द नोन मैग्नेटिक फील्ड के मदद से अपने वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होगी, E/m का तो अभी अपने को फाइंड करना है इसमें, राइट। तो अभी अपने ने एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना के छोड़ दिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद अब अपने आगे क्या फाइंड करेंगे, अब अपने को फाइंड करना है अपना जो मोशन चैप्टर का इक्वेशन था, याद होगा आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन अपने फाइंड करते थे, राइट। तो उस समय अपने ने ये देखा हुआ है, याद है आपको, आई थिंक सो याद होगा, ठीक है। अब उसमें अपने ने ये देखा था कि x जो है वो क्या है, x मतलब x डिस्टेंस कवर कर रहा है विद v वेलोसिटी इन t टाइम। तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x is equal to v into t। x is equal to, मैं इसको v into t इस तरीके से बताता हूं, x is equal to v into t। यहाँ तक क्लियर? अब मुझे वैसे ही y फाइंड करना है, y मतलब ये डिस्टेंस, मतलब कितना डिविएट हुआ, अब ये मुझे जानना है, ठीक है। तो अपना मोशन वाला इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपको पता चल जाएगा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आप स्टडी करोगे फिजिक्स में, अब 11th साइंस में आप आ गए यानी आपको ये पढ़ना ही है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में आपको डिटेल ही समझाया जाएगा। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाता है, जीरो। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब u जो है वो जीरो हो गया, यानी 0 into t, ये भी जीरो हो गया। तो इसकी वजह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 at स्क्वायर।
क्लियर हुआ? तो x और y की वैल्यू अपने को मिल गई। अब जस्ट आपको सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है तो e by m का रेशियो निकल आएगा। चलो आइए अपने सब्स्टिट्यूट करते हैं वन बाय वन। तो y इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2, a के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, e by m into e, यहां तक ओके। मल्टीप्लाई को मैं डॉट ही बता रहा हूं, मैंने आपको क्लियर है, इनटू टी स्क्वायर। यहां तक आया आपको सबको समझ में? तो इसको मैं किस तरीके से, ये अब मेरा थर्ड इक्वेशन बन गया। अब ये जो थर्ड इक्वेशन आया है ये कहां से आया, फ्रॉम 2, मतलब 2 की वैल्यू अपने ने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद आप नोट डाउन करिएगा, अब मुझे t की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वापस सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो y is equal to 1/2 y is equal to 1/2 e by m multiply by e into t के जगह पे मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, t is equal to, यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, t is equal to, यहां पे क्या लिखूंगा, t को सब्जेक्ट बनाना है मुझे, यानी x by v लिख सकता हूं, x by v लिख सकता हूं ना। और ये मेरा एक्चुअली x, ये जो पार्ट बना है ना, x is equal to vt, बट यहाँ पे t equal to x by v के पहले भी मेरे पास v की वैल्यू तो थी, वो तो अपना सब्स्टिट्यूट करना रह गया था, सॉरी, तो अपने उसको पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते थे। तो इस चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, t is equal to v के जगह पे मैं लिखूंगा e by v, क्या लिखूंगा, e by v। मैं यहाँ पे आपको वापस करके बता देता हूँ, यानी आपको क्लियर रहे। इसको मैं v के जगह पे e by v into t ऐसे भी लिख सकता था, राइट? v के जगह में मैं e by v into t भी लिख सकता हूं। तो अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं, मुझे t को सब्जेक्ट बनाना है, यानी e upon v into x, e upon v into x। चलो आइए अपने सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, चलो सब्स्टिट्यूट करो एक एक करके। t को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब v into x upon e। तो यहां पे क्या लिखूंगा, v into x upon e, और आप नोट डाउन करो t स्क्वायर, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ये पूरे का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1/2 e by m into e into b square into x square upon e square, और e मेरा गेट कैंसिल। यहां तक आया आपको समझ में? अब मुझे e by m को सब्जेक्ट बनाना है, तो e by m को मैं अगर सब्जेक्ट बनाता हूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, e by m को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये वैल्यू आपको वापस कंफ्यूज ना हो, आप यहां से उठा के जस्ट यहां सब्स्टिट्यूट करेगा, ये मिल जाएगा। और फिर t को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, या तो फिर यहां सब्स्टिट्यूट करना, उस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो e by m क्या है अपना, 2 into e, और ये e में से एक e कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 2 into 2y e m, सॉरी m को मैंने यहाँ पे e by m में ले लिया, 2y e यहाँ तक हो गया, अपॉन b स्क्वायर into x स्क्वायर। ये हो गया अपना फाइनल इक्वेशन, जिसमें से 2 मतलब कांस्टेंट टर्म है, y अपने को पता था, ये डिस्टेंस जो अपना कितना मेजर हुआ, e यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपने अप्लाई किया, b स्क्वायर मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड अपने अप्लाई किया उसको स्ट्रेट करने के लिए, और x स्क्वायर मतलब कितना डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया, ये डेविएशन के साथ, मतलब ये जो चेंज आया उसमें कितना टाइम तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पे इफेक्ट रहा, यानी वो डिस्टेंस टोटल x। तो इस तरीके से अपने को ये सारे वैल्यूज जब पता होगा तो अपने को e by m की जो वैल्यू है एक्चुअली वो मिलेगा, ये ऊपर वाला 1.78, ठीक है, 75882 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। कूलम मतलब E का जो चार्ज है वो है कूलम, और मास जो है उसका यूनिट है किलोग्राम। इस तरीके से अपने ने E by m का टोटल वैल्यू यहाँ पे डिराइव कर दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस derivation in a detailed manner. Okay, so thanks for watching this video.